वहीं इस एक्ट में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा, जिसके बाद इसका हेडक्वार्टर कोलकाता बनाया गया। वहीं स्थायी निकायों को करारोपण की शक्ति मिली, जिससे उसका टैक्स भी बढ़ा दिया गया। अब बात करते हैं कैरेक्टर चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जिसे सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। इस समय जो क्राउन थे वो विलियम फोर्थ थे। वहीं बंगाल का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था, जिसका कार्यकाल 1828 से 1835 तक रहा। इसी समय कुछ प्रावधान और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आईं, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार में अब सिर्फ क्या बचा था, प्रशासनिक व्यवस्था, वो भी 20 साल के लिए। उसी के साथ जो व्यापारिक अधिकार थे वो इनके हमेशा के लिए क्या कर दिए गए, ख़त्म कर दिए गए। और इसी प्रावधान में ही बंगाल के गवर्नर जनरल को पहली बार भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसके साथ इसकी शक्तियाँ भी बढ़ी हैं। और जो भारत का पहला गवर्नर जनरल रहा वह था विलियम बेंटिक। इसकी शक्तियों में बढ़ोतरी के साथ ही गवर्नर को लॉ बनाने की अनुमति मिल गई। और इस प्रावधान में गवर्नर ने ही इस एक्ट में जो 4 से 3 सदस्य हुए थे, वही 3 से बाद में जो 4 सदस्य हुए, उस चौथे सदस्य को इन्होंने क्या बना दिया, टेम्पररी अस्थायी सदस्य घोषित कर दिया। वही पहला अस्थायी सदस्य किसे बनाया गया, लॉर्ड मैकाले को बना दिया गया। इसी के साथ ही जब बंगाल के गवर्नर जनरल को इंडिया का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, इससे यही पता चलता है कि इसका केंद्रीकरण किया गया, अर्थात इनका क्षेत्र भी बड़ा है, इसके साथ इनकी शक्तियाँ भी बढ़ गई हैं। इसीलिए बंगाल के गवर्नर जनरल को इंडिया का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। वहीं बात करें चौथा जो सदस्य था वो लॉर्ड मैकाले ही था, जिसे लॉ मेंबर भी कहा गया। इसी लॉ मेंबर ने भारतीय विधि आयोग का गठन किया। इसी मैकाले के द्वारा ही मैकाले संहिता का निर्माण किया गया, जिसे कोडिंग ऑफ लॉ कहा जाता है। इसी कोडिंग ऑफ लॉ में आईपीसी की धाराओं का गठन हुआ, जो 1860 में हुई। आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पीनल कोड। वहीं बात करें मैकाले के द्वारा ही भारतीय सेवाओं के चयन हेतु खुली प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाने लगा, जो पहले लंदन हैलेबर्ग कॉलेज में चलता था, वह अब भारतीयों के लिए भी चलने लगा। इसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो सरकारी चयन थे वो जाति आधार पे शुरू कर दिए थे, जिसके बाद में भारतीयों को यह लगने लगा कि वह दास है। इसीलिए इस प्रावधान को हटाया गया और इसे धारा 87 में लाया गया। इस स्लैब सिस्टम दास प्रथा को इसके साथ ही ख़त्म कर दिया गया। वहीं सन 1829 में विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत कर दिया। वहीं बात करें 1833 में भारत का केंद्रीकरण किया गया, जिसकी वजह से पहली बार भारत में भारत सरकार का नाम आया। और 1837 में जो फ़ारसी भाषा ज़रूरी थी एक तरह से, क्योंकि मुग़ल शासकों का यहाँ पे आवाज़ था, परंतु कुछ 1837 के बाद यहाँ पे अंग्रेज़ी भाषा का चलना ज़्यादा प्रारंभ हो गया और संसदीय व्यवस्था का आधार कार्यपालिका और विधायिका को रखा गया। अब बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853, जिसमें क्राउन अलेक्जेंडर विक्टोरिया थी और इंडियन के गवर्नर जनरल में डलहौसी का नाम आता है, जिनने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी चलाई थी। यही वो डलहौजी है जिन्होंने रेलवे
सबसे पहले चलाई थी, जो कि मुंबई टू ठाणे तक गई थी। इसी के कुछ प्रावधान में बात की गई है। इन्हीं प्रावधान में भारत में संसदीय व्यवस्था का आधार गवर्नर जनरल परिषद के द्वारा रखा गया, जिसमें गवर्नर जनरल परिषद को कार्यपालिका का कार्य दिया गया। वहीं विधान परिषद का गठन किया गया, जिसमें 12 सदस्य शामिल थे, जिसे छोटी संसद भी कहा जाने लगा। वहीं कंपनी के प्रशासनिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया और ब्रिटिश क्राउन ने यह भी कहा कि हम आपसे कभी भी शासन ले सकते हैं। अर्थात ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से यह कहा कि हम आपसे कभी भी अपना शासन ले सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम आपको प्रशासनिक अधिकार अनिश्चित काल तक देते हैं। इसी के साथ ही ICS की जो लिखित परीक्षा है वो शुरू की गई। वहीं संरक्षण देने का जो हक था, जो संरक्षण ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाता था क्राउन के द्वारा, वो भी अब हटाया दिया गया। वहीं 1853 से जो 1922 तक परीक्षा होती थी ICS की लंदन में, वह 1923 में भारत के इलाहाबाद में होने लगी। इसी प्रावधानों में यह एक प्रावधान शामिल है कि जरूरी पद की नियुक्तियां हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, वह भी नियुक्त की गई। और ये सब हुआ किसकी बदौलत? मैकाले की समिति की सिफारिश के द्वारा, जो सिफारिश 1854 में लाई गई थी, जिसके तहत उच्च सेवा में प्रवेश की मांग रखी गई थी।